हेलो, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में। हम आज पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, उसमें पहला लेक्चर पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी वो कैसी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है या भारतीय अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था से अर्थ उन सभी खेत जो देश में है, कारखानों, दुकानों, खानों खानों का मतलब जहां से कोयला, मैग्नीज, लोहा आदि निकलता है, बैंकों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से है। ठीक है, जो लोगों को रोजगार देते हैं तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये जो कारखाने, दुकान, खान, बैंक, कॉलेज, विश्वविद्यालय ये क्या करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और इन और उन सेवाओं और वस्तुओं का उपयोग इस देश के लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हमारे देश से बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जबकि हम उत्पादन में भी योगदान देते हैं। अगला है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, जैसे कृषि। आप जानते हैं कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, मतलब कृषि में काफी सारी आबादी हमारे देश की लगी हुई है और भारत में कृषि का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लगभग आधी से अधिक आबादी जो है कृषि या कृषि संबद्ध कार्यों में संलग्न है, इसलिए कृषि का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है अर्थव्यवस्था में। अंग्रेजों ने क्या किया कि वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर अंग्रेजों ने काफी अधिक ध्यान दिया। जैसे वाणिज्यिक फसलें कहेंगे तो जूट, कपास, गन्ना, इन सब चीजों को वाणिज्यिक फसल कहते हैं। उन पर अधिक ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने अपने देश में उद्योगों की स्थापना की हुई थी और ये जो वाणिज्यिक फसल है उनके उद्योगों के लिए एक तरीके से कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते थे। इसका फल यह हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर जोर दिया और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ा। इसका फल यह हुआ कि भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हो गई। ज्यादातर किसान लाभ के लिए या फिर सरकार के डर से वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया करते थे। इससे क्या हुआ, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो गई। उस समय खाद्यान्नों का आयात विदेशों से करना पड़ता था, क्योंकि खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हो गई तो खाद्यान्नों का जो आयात है वो विदेशों से करना पड़ता था। भारत में उस समय काफी अकाल वगैरह भी पड़ा। कुछ ही फसलों का निर्यात उस समय किया जाता था, जिसमें जूट है, कपास है, इस टाइप की फसलों का विदेशों को निर्यात भी किया जाता था। परंतु खाद्यान्नों का जो आयात है विदेशों से हमें करना पड़ रहा था। उस समय जमींदारी प्रथा लागू थी जो किसानों का काफी अधिक शोषण किया करते थे। जमींदार तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, कृषि के वाणिज्यिकीकरण से साहूकारी और महाजनी धंधों का विकास हुआ। साहूकार और महाजन वे लोग होते हैं जो किसानों को कृषि कार्यों और या अन्य कार्यों के लिए ऋण देते हैं और वो ब्याज की दर अधिक लेते हैं और इस तरीके से किसानों का शोषण करते थे।
संक्षेप में कहें तो भारतीय कृषि स्वतंत्रता के समय दयनीय स्थिति में थी। अ, भारतीय कृषि स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार नहीं कर पाती थी, ये स्थिति थी। अब स्वतंत्रता के समय उद्योग की जो स्थिति है उस पर ध्यान देंगे। भारत पुराने समय से ही सूती एवं रेशमी जो कपड़े हैं, रेशम के जो कपड़े हैं, वो विदेशों को निर्यात करते आया है। सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और कलात्मक वस्तुएं पुरातन समय में भारत से विदेशों को निर्यात की जाती थी। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण विदेशों में बनी वस्तुएं भारत में आने लगी। पहले भारत जो है निर्यातक था, लेकिन अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे हुआ ये कि अंग्रेजी वस्तुएं भारत में आने लगी। अंग्रेजों ने भारतीय माल का इंग्लैंड के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उन्होंने उनकी नीतियां क्या थी कि भारतीय माल जो विदेशों में बेची जाती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया और खासकर इंग्लैंड में जो निर्यात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि इंग्लैंड से आने वाले माल पर इंग्लैंड के व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया और उस समय भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। देखो, कच्चे माल का निर्यात करने से घाटा ये होता है कि पक्का माल जो है उसकी कीमत कच्चे माल से काफी अधिक होती है। ठीक है, जो देश कच्चे माल का निर्यात करता है उसकी कमाई कम रह जाती है, जबकि पक्के माल का निर्यात करने वाले देश की कमाई अधिक रहती है। तो भारत पहले पक्के माल का निर्यात करता था, जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। उस समय उद्योगों का राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा है वो 16 से 17% था। ठीक है, देश में जो राष्ट्रीय आय है उसमें उद्योगों का हिस्सा मात्र 16 से 17% ही रह गया था। सूती वस्त्र और हैंडलूम की काफी सारे मिलें भारत में थीं जो कार्य कर रही थी और उनमें हाथों से हाथों से बने कपड़े, हैंडलूम, सूती वस्त्र आदि उनका काफी ज्यादा प्रचलन था उस समय, जिन पर अंग्रेजों ने काफी शोषण किया, जो इन चीजों का कारोबार करते थे उन पर। कुछ मिलें उस समय थी, लोहा, सीमेंट आदि भी थे और कुछ जो है उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिला, लेकिन वो प्रोत्साहन काफी कम ही रहा। उस समय कुल 140 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, जिसमें से उद्योगों में केवल 30 लाख व्यक्ति ही कार्यरत थे। अन्य श्रमिक जो उद्योग में काम नहीं करते थे वे छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत थे उस समय वहां पर कार्य करते थे। उस समय अधिकांश उद्योग ऐसे थे जिसमें काफी कम पूंजी निवेशित थी। अधिकांश उद्योग कुछ विशेष क्षेत्र तक ही सीमित थे, जैसे मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर, कानपुर। पूरे भारत में उद्योग नहीं लगे हुए होते थे। मुंबई, कोलकाता आदि जो महत्वपूर्ण शहर है वहां पर ये उद्योग केंद्रित थे। इन उद्योगों का स्वामित्व भी निजी था, सरकारी उद्योग उस समय नहीं हुआ करते थे। आधारभूत ढांचा, किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण होता है। और ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए कृषि और उद्योग का विकास अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, कृषि और उद्योग का विकास कैसे होगा उसके लिए आधारभूत ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कृषि में शक्ति मतलब विद्युत कह सकते हैं, परिवहन आदि चाहिए। उद्योगों के लिए भी शक्ति चाहिए या फिर बिजली चाहिए, मशीन चाहिए, विपणन सुविधाएं चाहिए, परिवहन परिवहन और संदेश वहन। ठीक है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये इसका जो सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है ये होनी चाहिए। सामान्यतः आधारभूत ढांचे में
कुछ चीजों को लिया जाता है, जैसे शक्ति, परिवहन, संदेश वहन, बैंक, बीमा, विज्ञान व तकनीक, कुछ सामाजिक मद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो है आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। शक्ति के अंतर्गत हम लेते हैं कोयला, तेल, सूर्य शक्ति, वायु शक्ति आदि। इन्हें हम शक्ति संसाधन कहते हैं। परिवहन के अंतर्गत रेल, सड़कें, पानी जहाज मतलब पोत परिवहन, वायु परिवहन, हवाई जहाज आदि चीजें परिवहन के अंतर्गत आती हैं। ये आधारभूत ढांचा होती है। संदेश वाहन के अंतर्गत डाक, तार, टेलीफोन, बेतार संदेश वाहन की जो सुविधा है वो सारी चीजें आती हैं। स्वतंत्रता के समय कोयला था, हमारे देश में कोयले का उत्पादन होता था और उसका उपयोग भी हो रहा था, परंतु तेल, गैस, सूर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा इसका प्रचलन उस समय नहीं था। उस समय सड़कें बहुत कम थी और जो सड़कें थी वे कच्ची थी और वे बारिश के समय परिवहन के लायक नहीं रह जाती थी। संदेश के लिए डाक तार विभाग था, परंतु शहरों तक ही सीमित था, गांवों में इसका प्रसार काफी कम था। बैंकों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। दीर्घकालीन वित्त जो बहुत लंबे समय के लिए ऋण देती है, ऐसी देने वाली संस्थाएं हमारे देश में नहीं थी। कुछ बैंक थी जो उद्योगों को ऋण देती थी। उस समय विज्ञान व तकनीक का उपयोग भारतीय उद्योग व कृषि में नहीं हो रहा था। पुरानी तकनीक उद्योग और कृषि क्षेत्र में उपयोग की जाती थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता के समय विशेषता, इस पर ध्यान देंगे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब पहले ये जानेंगे कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो उपनिवेश का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश द्वारा शासित होती है तो उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। इंग्लैंड क्या करता था, भारत पर शासन करता था, तो भारत क्या हुआ, इंग्लैंड का उपनिवेश। ठीक है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश द्वारा शासित होती है, भारत किसके द्वारा शासित हो रही थी, इंग्लैंड द्वारा, तो भारत क्या था, एक उपनिवेश। शासक देश का औपनिवेशिक देश पर राजनीतिक प्रभुत्व होता है। ठीक है। शासन कैसे होता है दूसरे देश का, एक देश का दूसरे देश पर, जब उस देश का शासक देश का जो शासित देश है उस पर उस एक तरीके से राजनीतिक प्रभुत्व हो या राजनीति पर उनका काफी ज्यादा हस्तक्षेप हो या पकड़ हो। शासित देश कृषि, उद्योग, व्यापार आदि से संबंधित निर्णय के लिए स्वतंत्र नहीं होते। जो देश उपनिवेश होते हैं वे अपने से कृषि, उद्योग, व्यापार आदि से संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। वे ये सारे जो निर्णय हैं वो शासित देश ही लिया करते हैं। शासित देश को कच्चे माल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत से इंग्लैंड कच्चे माल की सप्लाई होती थी। वहां पर औद्योगिकीकरण का सूत्रपात या शुरुआत हो चुकी थी और उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसकी सप्लाई जो है भारत किया करता था। वे अपने देश में उद्योगों का विकास करते हैं तथा औपनिवेशिक देश कच्चे माल के स्रोत होता है। ठीक है। जैसे भारत कच्चे माल का स्रोत था ब्रिटेन के लिए। इस तरह दोनों देश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। इसकी अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का अधिकार था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे थी अगर ये बात कहें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का अधिकार था, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कच्चे माल का स्रोत। भारत जो है इंग्लैंड के लिए कच्चे माल का स्रोत था।
इंग्लैंड में काफी सारे जो उद्योग स्थापित हुए, सूती वस्त्र उद्योग और लोहे की मिलें आदि, उनका उनके देश में कच्चे माल का उत्पादन उस तरीके से नहीं हो पाता था, तो भारत से कच्चा माल इंग्लैंड को भेजा जाता था ताकि वहां पर वे उत्पाद को तैयार कर सके और उस उत्पाद को दुनिया में और खासकर भारत में उसको बेच सके। औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार, जो भारत था औपनिवेशिक देश था, भारत जब उपनिवेशिक देश था तो इंग्लैंड क्या किया करता था कि जो अपने देश में उद्योगों में जो सामान बनता था या वस्तुएं तैयार की जाती थी, उसे भारतीय बाजार में वापस लाकर वे लोग बेच दिया करते थे। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में। विदेशी पूंजी कि आइए हमारे देश में, हमारे उपनिवेश में आप निवेश कीजिए और पूंजी बनाइए, पैसा बनाइए। इस तरीके से विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में। भारत में चाय, कॉफी बागान आदि क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को काफी अधिक प्रोत्साहन अंग्रेजों ने दिया। शोषण, विदेशी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जो है शासक देश, शासित देश का जो उपनिवेश होता है उनका, उनके लोगों का काफी शोषण करता है, टैक्स की दरें काफी बढ़ा देता है और आर्थिक रूप से उन्हें कई प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। वे अपने माल को, ठीक है, वे अपने वस्तुओं को काफी अधिक कीमत पर उपनिवेशों में बेचा करते थे। संपत्ति का निकास, भारत से जो संपत्ति थी कई कारणों से, कई चीजों के लिए इंग्लैंड को निर्यात की गई। ठीक है, तो हमारे देश की संपत्ति निकलकर चली गई ब्रिटेन में। भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी। अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था में एक तरफ सरकार होती है और दूसरे तरफ सामंत होते हैं। ठीक है, एक तरफ सरकार होती है, सरकार का शासन चलता है और दूसरे तरफ सामंतों का शासन चलता है। इस टाइप की अर्थव्यवस्था को अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों मिलकर सामंत और सरकार जो अर्थव्यवस्था बनाते हैं या जो बनाई उस समय, उसे उसे अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामंत का अर्थ उन लोगों से है जो अंग्रेज सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जो अंग्रेजों के लिए उत्तरदायी होते थे। ठीक है, सामंतों की जो नियुक्ति थी वो अंग्रेज किया करते थे और वे अंग्रेजों के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। भारत में सामंतों को हम जमींदार के रूप में जानते हैं। भारत में सामंतवाद की शुरुआत उस समय हुई जब विश्व में सामंतवाद खत्म हो रहा था। ठीक है, विश्व में सामंतवाद एक पुरानी बात हो चुकी थी और वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन भारत में जिस समय विश्व में खत्म हो रहा था, भारत में उसकी शुरुआत हुई। सामंतवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं पर ध्यान देंगे। भूमि के मालिकों को किराएदारों में बदल दिया। ठीक है, हमारे देश में जो किसान थे, जो भूमि के मालिक थे, उन्हें किराएदारों में बदल दिया गया। वे भूमि के किराएदार हो गए। ठीक है, वे मालिक न रहकर किराएदार हो गए। जमींदारों ने भूमि का जो किराया है वो बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, जमींदारों की भूमि होती थी और उन पर किसान किराएदारों की तरह खेती किया करते थे और जमींदारों ने उन पर किराया जो है काफी बढ़ा दिया। सरकारी जो लगान थी, खेत का जो लगान था, उसकी दर काफी ऊंची थी और साथ ही जो जमींदार थे वे अपना हिस्सा भी काफी ऊंची दर से लिया करते थे। आध बटाई प्रणाली की शुरुआत हुई। आध बटाई प्रणाली का अर्थ है खेत में खुद खेती न करना, उसे किसी और को खेती के लिए दे देना और फसल को आधे आधे बांट लेना। ठीक है, जमी द्वारा किसानों से बेगार लेना।
ठीक है। जमींदार क्या किया करते थे, किसानों को बेगारी में काम करवाया करते थे। ठीक है, उनसे एक तरीके से बिना मजदूरी दिए काम लिया करते थे। और साथ ही जब वे शादी करते थे और शादी या कोई नया वाहन पशु आदि लिया करते थे, तो उस समय नजराना उनको भेंट करना पड़ता था, या फिर उन्हें एक तरीके से कुछ देना पड़ता था। जमींदारों को अर्ध न्यायिक राजनीतिक अधिकार था, उन्हें न्याय करने का भी अधिकार था उस क्षेत्र में। कृषि उत्पादन की जो तकनीक थी उस समय हमारे देश में, वो पुरानी तकनीक थी। वही लकड़ी के हल आदि से हमारे देश में कृषि की जाती थी। कृषि उत्पादन केवल जीवन निर्वाह के लिए हुआ करता था, वाणिज्य या उत्पादन को बेचने के लिए उत्पादन नहीं किया करते थे, केवल उसके घर को चलाने के लिए या खाने पीने के लिए किया करते थे। पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी स्वतंत्रता के समय, वह पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। जिस देश में गरीबी होती है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है। ठीक है, जिस देश में गरीबी व्याप्त हो। पूंजी निर्माण की दर का मतलब क्या है, जब हम बचत करते हैं, ठीक है, बचत करते हैं तो वो हो जाती है पूंजी। जब हम बचत करते हैं तो बचत परिवर्तित हो जाता है पूंजी में। और वो जो दर है हमारे देश में बचत कम होने के कारण, या हमारे देश में लोगों का इनकम कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर कम है। लोगों का जीवन का स्तर पिछड़ी अर्थव्यवस्था में निम्न होता है और विकास की दर लगभग शून्य होती है। तो ऐसी दशा में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है उसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था सामान्यतः कहते हैं। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, गरीबी, पूंजी निर्माण की नीची दर, लोगों का निम्न जीवन स्तर और आर्थिक विकास की दर लगभग शून्य होती है। तो ऐसी स्थिति को पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस बात की व्याख्या हम कुछ बिंदुओं के अनुसार करेंगे। प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारतीयों का स्वतंत्रता के समय जो आय था वो काफी कम था। भारतीयों की जो आय थी उस समय लगभग विश्व में काफी कम थी। मजदूरी की दर काफी कम थी और उस समय प्रति व्यक्ति आय भारत की काफी निम्न हुआ करती थी। गरीबी की स्थिति भारत में काफी विद्यमान थी। भारत में बहुत सारे जो लोग थे, 40% लोग ऐसे थे जो काफी गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। भरपेट भोजन भी उन्हें नहीं मिल पाता था। कई क्षेत्र तो ऐसे थे उत्तर प्रदेश बिहार के, जहां पर दिन में एक बार भी भोजन उनको मिलता था। और भारत के लोगों के जो खाने पीने में चीनी, तेल, ये सारी चीजें काफी कम मात्रा में होती थी। कम मजदूरी दर। अंग्रेजों की नीतियों के कारण यहाँ पर जो मजदूरी की जो दर है, भारत में जो मजदूरी की दर है वो उसकी दर काफी कम हुआ करती थी। परंपरागत कृषि तकनीक। कृषि तकनीक हमारे देश में जो काफी पुरानी थी, ठीक है, लकड़ी के हल और गोबर के खाद आदि से हमारे देश में कृषि हुआ करती थी। और ये तकनीक, इन तकनीकों के कारण जो उत्पादन है वो कम हुआ एक समय पर। कमजोर औद्योगिक ढांचा। हमारे देश में उद्योगों का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया। उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना या ढांचा अच्छा होना चाहिए, जो हमारे देश में कमजोर था। तो हमारे देश में उद्योगों का विकास या औद्योगिक ढांचा काफी कमजोर था। जनसंख्या का वैश्विक आधार पर वितरण। इसमें जनसंख्या का वैश्विक आधार पर वितरण का अर्थ है कि भारत में अधिकांश जनसंख्या उस समय कृषि पर कार्यरत थी और उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में काफी कम लोग कार्यरत थे। विश्व का विश्व स्तर पर अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में अगर कोई देश की जनसंख्या ज्यादा
कार्य करती है या निर्भर होती है तो उस देश को पिछड़े देश के तौर पर देखा जाता है। ठीक है। विकसित देश उनको कहेंगे जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में काफी आगे हैं, ना कि कृषि क्षेत्र में उनकी ज्यादातर जनसंख्या काम करती है। गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की आजादी के समय ये एक और विशेषता है, गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे कि गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय क्या है। गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था से अर्थ उस अर्थव्यवस्था से है जिसकी वास्तविक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कैसी रहेगी? उस देश की स्थिर रहेगी। इसका अर्थ यह है कि अगर 2010 में राष्ट्रीय आय लगभग 10 लाख करोड़ है तो 2011 में भी 10 लाख करोड़, 2012 में भी 10 लाख करोड़, राष्ट्रीय आय में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही। या प्रति व्यक्ति आय बोले तो प्रति व्यक्ति आय अगर 2010 में 1 लाख है तो 2011 में भी 1 लाख, 2013 में भी 1 लाख। तो इस टाइप की अर्थव्यवस्था को सुस्त या गतिहीन अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। उत्पादन क्या रहता है? इस स्थिति में स्थिर रहता है, ना तो उत्पादन कम होता है और ना ही उत्पादन बढ़ता है, और इस तरह से उद्योगों का विकास नहीं होता और कृषि में उत्पादन निम्न रहती है और उत्पादकता भी इसके साथ निम्न रहती है। उत्पादन की जो पुरानी तकनीकें गतिहीन अर्थव्यवस्था में काम में लाई जाती है। औद्योगिक ढांचा जो है कमजोर रहता है, आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं जिसे ध्यान देंगे। ब्रिटिश सरकार की सामान्य नीतियां। ठीक है। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी भारत विरोधी थी और भारत के लोगों से उन्होंने काफी टैक्स वसूला, किसानों पर काफी टैक्स लगाया, उद्योगपतियों पर काफी टैक्स लाद दिया। तो ये जो पैसा है जो टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ अंग्रेजों को, उन्हें वे इंग्लैंड ले गए, ना कि उसका निवेश भारत में किया। कुछ निवेश तो किया लेकिन वो काफी कम निवेश हुआ, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी रह गई। भूमि कर व स्वामित्व संबंधी नीति। भूमि कर तो काफी बेतहाशा थी, ये अभी पहले हम पढ़ चुके हैं। और भूमि का स्वामित्व की स्थिति ऐसी थी, जो किसान थे वे तो भूमि के किराएदार थे और जो मालिक हैं वो सामंत हुआ करते थे। तो ये भी नीति जो है गतिहीन अर्थव्यवस्था के होने के तर्क है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीतियां। भारत में जो औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीतियां हैं वो अंग्रेजों भारतीय उद्योगों और किसानों के खिलाफ थे। औद्योगिक और जो वाणिज्यिक नीतियां हैं अंग्रेजों की, वो कैसी थी? हमारे देश के उद्योगों और किसानों के लिए के विरुद्ध थी, जिससे इंग्लैंड के उद्योगपतियों को तो लाभ होता था लेकिन हमारे देश के उद्योगपतियों और किसानों को लाभ उस तरीके से नहीं हो पाता था। संपत्ति का निकास। अंग्रेजों ने हमारे देश से काफी सारी संपत्तियां अंग्रेज अपने शासन काल में इंग्लैंड ले गए। ठीक है, धन्यवाद। आज